आपको कई सारी ऐसी रिपोर्ट देखने को मिल जाएंगी जिससे ये पता चलता है कि पिछले गुजरे 2-3 सालों में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ी है। लेकिन जब आप उनकी पोर्टफोलियो को चेक करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादातर लोगों की पोर्टफोलियो में आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, बस ये 3 कैटेगरी के, और एक और भी कैटेगरी है मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, ये 4-5 कैटेगरी हैं जिसके फंड ज़्यादातर रहते हैं। मतलब इन 5 कैटेगरी के फंड्स ज़्यादातर रहते हैं। ज़्यादातर तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप, ये 4 कैटेगरी ऐसे कैटेगरी हैं जिनके फंड काफ़ी इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाता है। अब ये चीज़ उन्हें खुद नहीं पता होता है कि भाई उन्होंने स्मॉल कैप को सेलेक्ट किया है या अपनी पोर्टफोलियो में मिड कैप को रखा है, लार्ज कैप को या फिर मल्टी कैप को रखा है, तो किस बुनियाद पर रखा है, किस रीज़न के साथ रखा है, उन्हें ये चीज़ खुद ही नहीं पता होता है। बस पता होता है तो रिटर्न्स पता होते हैं। ज़्यादातर लोगों की पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और रीज़न क्या है, ज़्यादा रिटर्न्स वहाँ पर उनको दिखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो अपनी पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड ऐड करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करने वाला हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, जबकि मुझे पता है कि काफ़ी पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं बी फिनेंसर पे, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। बस मैं आपको एक तरह से इंडिकेट करना चाहूँगा, और मुझे पता है वो चीज़ आपको समझ में आ जाने वाली है। तो ये चीज़ हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस बुनियाद पर आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ मेरे लिए स्मॉल कैप बेटर हो सकता है, या मिड कैप, या लार्ज कैप, या फ्लैक्सी कैप, या फिर फ्लैक्सी कैप की उतनी मैं बात नहीं करूँगा। ख़ास तौर से हम बात करने वाले 4 कैटेगरी के बारे में। तो यकीनन वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। ये हर बंदा जानता है। अगर आप 2 महीने से भी या 1.5 महीने से भी म्यूचुअल फंड में हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ आपको पता नहीं होगा कि भाई ये स्मॉल कैप जो होते हैं वो बहुत मतलब कम मार्केट कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, मतलब छोटी कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो वहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा रहते हैं। एक बात को समझिए, मानकर चलिए कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती है। मतलब उसमें बेनिफिट होंगे, फ़ायदे होंगे, लेकिन ग्रोथ की अगर बात आए तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत छोटी कंपनी है तो वहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही हाई लेवल का हो सकता है। वहाँ पर ग्रोथ अगर हुआ तो कंपनी बहुत हाई लेवल पर भी जा सकती है, और छोटी कंपनी होती है जो एक दिन बड़ी कंपनी बनती है। इस बात को मेरे ख्याल से हर कोई जानता है। अब मैटर यहाँ पर ये रहता है कि यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। रिटर्न्स तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन साथ में रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि कैसे आपको डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ स्मॉल कैप फंड मेरे लिए बेटर है या नहीं है, तो देखिए इसका सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी एज क्या है। समझ रहे हैं? अब एज के ऊपर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर हम बात करें 20 साल की एज है आपकी, 21 साल की, 22 साल की, 24 साल, 25 साल, 27 साल, 28 साल, मतलब 30 साल के अंदर में है, तो स्मॉल कैप खास तौर से 25 साल वालों और 28 साल वालों के लिए तो बहुत ही बेटर हो सकता है स्मॉल कैप, क्योंकि इसमें कंडीशन ये है और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सारा टाइम आपको मिल जाता है। मतलब लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी एज कम है। दूसरी बात यह है कि आप रिस्क ले सकते हैं इस उम्र में। अगर थोड़ा बहुत का अगर इधर उधर हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत का अगर नुकसान होता है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन भी नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा समय है। तो इस वजह से आपके रिस्क भी वहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं। वहीं पर आपको ये चीज़ देखना चाहिए, साथ में ये चीज़ देखना चाहिए कि हमारी एज क्या है और साथ में हम रिस्क कितना ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें, अगर एज 35 साल से ऊपर हो चुकी है, तो आपको स्मॉल कैप में अगर आप लंबे समय के लिए नहीं बन सकते हैं, या फिर एज 35 साल हो चुकी है, या फिर आप रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो आपको उस कैटेगरी में आना नहीं चाहिए। उस तरह की कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करने चाहिए। 35 साल 40 साल के बाद अक्सर व बेशतर लार्ज कैप आपको लेने चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40 के ऊपर भी, 45 भी उनका एज है, लेकिन किसी भी रीज़न से वो रिस्क ले सकते हैं या लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं।
देखिए, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये भी हो सकता है कि मानकर चलिए उनके पास बहुत सारा पैसा है, उसने सोच ही लिया है कि भाई अगर मुझे नुकसान भी हुआ थोड़ा बहुत का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। पैसे उनके पास ज़्यादा हैं, लेकिन ये ख़ास रीज़न नहीं, क्योंकि आपके पास जितना भी पैसा हो, पैसा ख़राब होने से फिर भी लोग डरते ही हैं, चाहे पैसे आपके पास जितने हों। लेकिन दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कुछ पैसे ऐसे हैं आपके पास जिन पर आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे मानकर चलिए 40 की उम्र है आपकी, आपने कुछ पैसे ऐसे रखे हुए हैं जो बच्चों की शादी के लिए हैं, या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए, या फिर कोई और भी दूसरे इंपॉर्टेंट काम के लिए हैं, लेकिन वो पैसे पे आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, उस पैसों का आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आपने बस ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब उससे हटा कर रखा हुआ है, अलग करके रखा हुआ है। जिस पैसे पर आप रिस्क ले सकते हैं, कहने का मतलब ये है, और जिस पैसे में थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाए, गिरावट वगैरह हो जाए या फिर कमी हो जाए, तो फिर वहाँ पर आपको टेंशन न लेने की ज़रूरत पड़े और ना आप मुश्किल में आ सकते हो। तो ऐसे पैसे भी लोग अगर चाहें तो उम्र ज़्यादा है फिर भी वो निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको 2-3 बातें समझ में आ गई होगी कि कौन से कैटेगरी के फंड आपको अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। इसके लिए 2-3 चीज़ों पर आपकी खास नज़र होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी एज क्या है, दूसरी बात आपका मतलब रिस्क लेने का क्षमता क्या है, और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 3 ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हुए फंड का सिलेक्शन करते हैं तो यकीनन कभी भी आप रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये फैसला बहुत ही ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा और आपको हकीकत मानों में अपने अंदर की सच्चाई को झांक कर देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि हकीकत में मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। क्योंकि कई मरतबा आप रिटर्न्स देखकर, स्मॉल कैप के रिटर्न्स को देखकर आप जोश में, जज्बे में यह फैसला ले लेते हैं। उस वक्त आपको समझ में आता है कि मैं रिस्क ले सकता हूं, लेकिन जब गिरावट होती है या जब नुकसान होने लगता है तब जाकर आपको पता चलता है कि भाई ये फंड मेरे, या फिर ये इस कैटेगरी के फंड मेरे काबिल थे ही नहीं। उसके बाद लार्ज कैप और मल्टी कैप की बात करें तो देखिए यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं ले सकते हैं, एज भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और आपने ये सोच रखा है कि ठीक है भाई हमारे पैसे के साथ किसी तरह की बुराई नहीं होना चाहिए, रिटर्न्स हमें कम मिलेंगे चलेगा, तो आपके लिए लार्ज कैप फंड और मल्टी कैप फंड बेहतर हो सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि रिस्क बहुत ही ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन रिटर्न्स भी कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो रिटर्न्स भी कम ही मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका एज 50 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल इस तरह के एज में आप पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे ख्याल से आपको इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका इक्विटी मार्केट से कुछ भी लेना देना ना हो। मतलब इक्विटी मार्केट में क्या वोलेटिलिटी चल रही है, क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं, इससे कोई भी लेना देना नहीं हो। और इस तरह के जो फंड होते हैं नो डाउट वो डेब्ट कैटेगरी के ही फंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में और इक्विटी मार्केट में की मैं बात कर रहा हूँ कि इक्विटी मार्केट में क्या चल रहा है, उतार चढ़ाव है, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बात याद रखने वाली ये है कि ये यहाँ पर जो है ना, रिस्क तो आपको बहुत ही कम रहेंगे लेकिन रिटर्न्स भी कम ही मिलेंगे। तो फाइनली इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर फंड का सिलेक्शन किया जाए तो मुझे पता है कि आप रॉन्ग कैटेगरी के फंड नहीं सेलेक्ट करेंगे। यकीनन आप जो भी फंड सेलेक्ट करेंगे वो आपके हिसाब से जो भी अच्छा फंड होंगे ना, मतलब अच्छे कैटेगरी होंगे ना, वही फंड आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।